नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कर्नाटक और गोवा का दौरा। उडुपी में 1 लाख लोगों के संग गीता पाठ, श्री कृष्ण मठ में की पूजा अर्चना, तो गोवा में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद की जंग अब चरम पर। हाईकमान पर बढ़ा दबाव। सिद्धरमैया, शिव कुमार दिल्ली तलब। कल होगी बड़ी बैठक। एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद। डेरेक ओब्रायन बोले, चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे, तो ममता बनर्जी ने 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों का किया तबादला। बिहार में शहर शहर गरज रहा बुलडोजर। जबरदस्त एक्शन में एनडीए सरकार, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। इमरान खान की बहन अलीमा ने खटखटाया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा। भाई से मिलने नहीं देने पर दायर की अवमानना याचिका। जेल के बाहर धरने पर समर्थन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज कर्नाटक और गोवा दौरे पर रहे। पीएम सबसे पहले कर्नाटक के उडुपी पहुंचे। पीएम का उडुपी में 3 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो हुआ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। पीएम ने ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की, सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। इस दौरान पीएम ने पहलगाम हमले और सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो हमारा सुदर्शन चक्र तबाह कर देगा। इसके बाद पीएम गोवा पहुंचे। उन्होंने कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने यह प्रतिमा बनाई है। श्री राम की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सर, कर्नाटक और उसके बाद गोवा, दोनों ही राज्यों का दौरा क्या क्या रहा पीएम मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 तरह की यात्राएं कर रहे हैं जी। एक तो डिप्लोमेटिक यात्राएं होती है, जो कि अभी साउथ अफ्रीका गए, उससे पहले कोरिया गए थे, उससे पहले अलग अलग देशों में जाकर भारत की ताकत दिखाते हैं कि अभी डेवलपिंग कंट्री भारत को अपना लीडर मानता है और जो डेवलप्ड कंट्री है वो भारत को अपना पार्टनर मानता है, और जो सुपर पावर कुछ बचे हुए हैं उनकी दीवारें दरक रही है, भारत को अपना गुरु मानने लगा है कि नहीं नहीं, डिप्लोमेसी में हम इसे पछाड़ नहीं सकते। जितने यात्राएं इन्होंने की उन सब में दिखाया कि भारत कैसे दुनिया भर में ग्लोबल तौर पर आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल यात्राएं की, यहाँ पर चुनावी यात्राएं की, चुनाव में रैलियां की, और साथ ही वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी भगवान राम के मंदिर पे वे धर्म ध्वज फहराया। उसके बाद उसी दिन कुरुक्षेत्र चले गए, श्रीमद् भागवत गीता पर भागवत गीता दिवस मनाया, वहां पर भी आध्यात्मिक बातें की, हिंदुओं को जगाया कि देखो अब तुम्हें क्या करना है। ये 10,000 साल से जो परंपराएं चल रही है, इन परंपराओं को तोड़ो, ये मैकालेवादियों को तोड़ो, ये गुलामी मानसिकता से बाहर निकलो और ये दिखाओ कि पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन रहा है और आगे भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब वो साउथ इंडिया में भी पहले पॉलिटिकल यात्रा भी किए, तमिलनाडु का, अब फिर आध्यात्मिक यात्रा, पॉलिटिकल, दोनों को मिक्स कर दिए। अभी कर्नाटक में विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के एक्टिविटी समझिए कहां पर होगा। गोवा में भी अभी पंचायत चुनाव हो रहा है और उसके बाद अब धीरे धीरे वो कंक्लूड करेंगे कुछ दिन के अंदर दिल्ली में। फिर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां ये सोचेगी कि संसद सत्र के दौरान मोदी कौन कौन सा विस्फोट करने वाले हैं। जी, तो कई मायनों में पीएम का ये दौरा काफी खास रहा।
तो वहीं आज जहां पूरे कर्नाटक में पीएम के दौरे की चर्चा रही, तो वहीं कांग्रेस के अंदर का बवाल बढ़ता ही नजर आया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरह सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच में आर पार की जंग छिड़ गई है, उससे कांग्रेस का संकट गहराता ही जा रहा है। शिवकुमार और सिद्धरामैया में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब फैसला बेंगलुरु से नहीं बल्कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के दरबार से होगा। दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई है। शिवकुमार और सिद्धरामैया को एक साथ बिठाकर आलाकमान बातचीत करेगा, पर जो स्थिति बनी है उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि सरकार खतरे में है। बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। सर, दिल्ली तलब किया गया है सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को। दिल्ली मीटिंग से क्या ये मुद्दा सुलझाया जा सकता है? देखिए, दिल्ली तो आ गए हैं या आने वाले हैं। ये डीके शिवकुमार रात में ही आने वाले हैं। 29 तारीख को मीटिंग है और रात में वो किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे पता नहीं। जैसे कर्नाटक के कई नेता जब दिल्ली आते हैं तो कांग्रेस के नेता भी कोई दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। कभी बहाना होता है कि हम केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। कभी यह बहाना होता है कि कर्नाटक के लीडर से मिल रहे हैं तो देवगौड़ा से मिलने पहुंच जाते हैं। तो जो स्थिति अभी चल रही है कर्नाटक के अंदर और जो दबाव बनाया जा रहा है डीके शिवकुमार के ऊपर कि नहीं नहीं, तुम्हें अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, ये सिद्धरामैया अभी नहीं छोड़ेगा, ये उसने ईगो पर ले लिया है कि क्या 2.5 साल की बात हुई और 2.5 साल के समय में ही ये इतना प्रेशर बना दिया कि अगर हमें इस्तीफा देना पड़ा, अगर चेंज हो गया, नेतृत्व परिवर्तन हो गया, तो उसके बाद हम कर्नाटक में क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। सिद्धरामैया के दिमाग में यही चल रहा है कि हमें कुर्सी से खींच कर बाहर कर दिया गया, हम अपने मर्जी से अपने तरीके से स्वास्थ्य का हवाला देके बिना इस प्रेशर के कुर्सी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये अंदर खाने में बात होनी चाहिए थी, मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए थी। पूरा मीडिया में बता दिए कि अब कान पकड़कर सिद्धरामैया को बाहर किया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली में मीटिंग बुला रहे हो। तो सिद्धरामैया ने कहा है ऐसे नहीं होगा, बिठाओ, सारे विधायकों की बैठक लो और संख्या देखो, डीके के पास कितना, मेरे पास कितना। अब ये संख्या बल में सिद्धरामैया ऊपर रहेंगे, लेकिन डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि ये संख्या की बात नहीं है, ये तो डील की बात है। उस समय क्या संख्या देखकर ये 2.5 साल का रोटेशन किए थे। ऐसे फंस चुके हैं कि अभी मीटिंग होगी दिल्ली में और ये आला कमान जो बताया जा रहा है राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी के सारे आला कमानियत दूर हो जाएगी, क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं कि इस बार तो राहुल गांधी नेहरू खानदान को बेइज्जत करना है कि जब कर नहीं सकते पूरा तो ऐसी डील की बात करते क्यों। बिल्कुल सर, तो कर्नाटक में जो बवाल चल रहा है वो तो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं एसआईआर को लेकर भी विपक्ष बवाल लगातार कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी है। टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच में करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई। मीटिंग से बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राम ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग के अंदर जो हुआ वो यही है। साथ ही बवाल के बीच ही पश्चिम बंगाल में पुलिस के हाई लेवल पर एक और फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट को बदल दिया है। सर, पहले वक्त नहीं दिया जाता तो कहते कि चुनाव आयोग वक्त नहीं दे रहा है। आज मुलाकात हुई और लंबी मुलाकात हुई, उसके बाद भी ये आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ हुआ मीटिंग में? देखिए, ये 5 सवाल लेकर गए, 2 घंटे की मीटिंग चली। चुनाव आयोग से चुनाव आयोग का सवाल करोगे? आप जा रहे हो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से मिलने, मिसाइल की बात करने जा रहे हो और कहोगे कि देखो हम एक मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उसका इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा होगा, वो उसे क्या पता, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जानता है। आप चुनाव आयोग के पास गए एसआईआर की प्रक्रिया की खामियों को गिनाने के लिए, तो आप कह रहे हो कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने बीएलओ मर गए, दूसरे लोग मर गए। 28 लोगों की लिस्ट लेके गए थे कि देखिए ये एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इतने लोग मर गए, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लेकर आते। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट मिल गया, केस क्लोज हो गया, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होता है कि सुसाइड के पीछे की वजह क्या है, क्या लिखा हुआ है वो दबाव में लिखवाया गया, क्या मारने के बाद सुसाइड नोट लिख दिया गया। ये
इन लोगों ने जो बातें उठाई वो चुनाव आयोग का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये पुलिस से पूछो। तो चुनाव आयोग बोला है हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें जानकारी मौत की है, ये जानकारी थोड़ी है कि किस कारण से मरा है। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि देखिए चुनाव ये एसआईआर करवाने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्म 7 है, आपके पास सारे संसाधन है, डुप्लीकेट वोटर है तो उसके लिए ऐप है। ये महुआ मोइत्रा पूछ रही थी, 10-10 सांसद गए थे और सब के सब महान, सब के सब ऐसे जो किसके पास जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब यही है कि एजेंडे वाले सवाल पूछना है। ये डेरेक ओब्रायन हो या फिर डोला सेन हो या फिर महुआ मोइत्रा हो। अब ऐसी स्थिति में जबकि चुनाव आयोग ने सब जगह बता दिया है कि एसआईआर जरूरी क्यों है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बता दिया है, तो फिर तुम्हें अलग से बताएगा कि जरूरत क्यों पड़ी है। ये सारे फॉर्म तो पहले से भी थे, तो कैसे डुप्लीकेट वोटर था, कैसे मरे हुए वोटर थे, बिहार ने साबित कर दिया। तो इन लोगों के सवाल ये केवल दिखाने के लिए थे कि चुनाव आयोग को हम बेइज्जत करके आ रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इन 10 सांसदों को कहा गेट आउट, बाहर जाओ, तुम्हारे लेवल की चीज ये नहीं है, तुम जाकर मंच पर राजनीति करो, संसद में हंगामा करो, सड़क पर संग्राम करो, मेरे पास आकर सवाल मत करो, उसकी औकात ही नहीं है। इसलिए बाहर आकर ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है। अभी इधर काम कर रही है दूसरा और पश्चिम बंगाल में वोटिंग डे का इंतजार कर रही है, उसके लिए सारा रिसफल। ये आपने बोला 13 डिस्ट्रिक्ट में एसपी बदले गए, लेकिन टोटल इसने 40 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा डीआईजी रैंक के अधिकारी, सारे पुलिस ऑफिसर कि अब आगे अभी जो ट्रांसफर करेंगे अगले 3-4 महीना तक तो चुनाव आयोग रखेगा। अब वोटिंग डे के दिन इन लोगों से खेला करवाया जाएगा, वही बम बारूद गोला धमकी, ये सारी स्थितियां हैं इनकी। इसलिए पश्चिम बंगाल में अभी और एक्शन होने वाला है। अभी तो चुनाव आयोग की एंट्री हुई है, अमित शाह की होगी और आगे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर एक्टिव हैं, इसलिए ममता बनर्जी की बेचैनी और बढ़ी हुई है। जी, अब बात बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन होते ही अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, सामान जब्त किए जा रहे हैं, जुर्माना वसूला जा रहा है। जबरदस्त एक्शन में बिहार की सरकार दिख रही है। साथ ही बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आज फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। सहायता राशि का कुल 1000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए किया गया। महिलाओं में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह भी है। सर, जब से एनडीए सरकार का गठन हुआ है दोबारा जबरदस्त एक्शन में सरकार दिख रही है और जो वादा नीतीश कुमार ने किया था उसे पूरा भी किया जा रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता को ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का फायदा क्या है। ये पिछली बार से नीतीश की सरकार की बात होती रही है, लेकिन अभी ये नीतीश की सरकार है, इसका विपक्ष को भी विश्वास नहीं है। क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? तेजस्वी यादव सवाल उठा रहा है कि देखो भाई, ये नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है, ये मोदी का, ये योगी का मॉडल चल रहा है, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों ने विश्वास दिया, वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी बनाई, तो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब नीतीश कुमार का वो बीच बीच वाला मॉडल नहीं चलेगा। कौन सी ऐसी सरकारें हैं चुनाव के बाद, चुनाव के पहले के वादे पर खरा उतर रही है? आप देख लीजिए, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का, पश्चिम बंगाल, ये पंजाब के अंदर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में, ये पंजाब में बोला महिलाओं को देंगे, कुछ नहीं दे पाया। कर्नाटक में बोला, राहुल गांधी ने जाकर कहा, कुछ नहीं दे पाए। तो अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, चाहे ग्राउंड पर काम हो रहा हो, दुकान तोड़े जा रहे हैं तो दर्द इन लोगों को हो रहा है, माफियाओं को पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, दिक्कत राजद वालों को हो रही है। तो अभी ये लोग अटैक कर रहा है नीतीश कुमार को सेफ करने के लिए कि ये सरकार नीतीश की नहीं है, कंट्रोल नीतीश का नहीं है, नीतीश सिर्फ चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। अब यही तो आगे का गेम है कि भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया, बड़ी पार्टी बनाए, सरकार हमारी बनाए। अब देखो कैसे बिहार में
वो पहले वाली बात नहीं, नई तरह से नए मॉडल के साथ बिहार की सरकार चलेगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया इमरान खान की मौत की खबरों ने पाकिस्तान में हलचल मचा के रखी है। किसी को भी जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं। भयंकर बवाल मचा हुआ है और बवाल के बीच में इमरान खान की बहन आलिमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। आलिमा का आरोप है कि उन्हें अपने भाई से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई के अन्य नेताओं की मौजूदगी में दायर की गई है। इमरान की मौत को लेकर शक अब गहराता जा रहा है। सर, अभी तक तो कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इमरान ठीक है या नहीं, लेकिन क्या चल रहा है? मुनीर और शहबाज चुप क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, ये तो दिक्कत है क्योंकि इतने विद्रोह, प्रदर्शन, हंगामा, सबूत मांगने की अपील, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील, इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की सरकार ये सोचती है कि हम वो शहबाज शरीफ हो या मुनीर हो, मुनीर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन आरोप तो उसी के ऊपर है, इन लोगों को अगर उसके बावजूद लगता है कि इमरान खान को सामने क्यों नहीं लाया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है या तो इमरान खान की मौत सच में हो चुकी है या इमरान खान की वो स्थिति है जिसके लिए ये सोचता है कि अगर ऐसी स्थिति में उस इमरान खान को सामने लाया जाए जो कभी मॉडल की तरह हुआ करता था, तो इमरान के समर्थक पाकिस्तान में आग लगा देंगे, इसीलिए ये छिपाया जा रहा है। नहीं तो इतने प्रदर्शन, विरोध, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद अगर सरकार को थोड़ा सा भी ये लगता कि इमरान को दिखाया जा सकता है तो वो सामने में रख देते, इमरान से मुलाकात करने के लिए टीम बना देते। सरकार की ही टीम बना दो और सरकार की टीम में कुछ उनके परिवार के लोगों को ले आओ कि नहीं भाई, ये टीम जाकर जांच करेगी, देखेगी, मुलाकात कर लेगी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है और ये इमरान खान की सेहत से हत्या तक के कोई न कोई तार जुड़ा हुआ है जिसके कारण पाकिस्तान में इतना हंगामा चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।